एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बॉम्बिंग थ्रेट मिलने के बाद एजेंसी का प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, जहां दोपो सभी को पूरी सिचुएशन रिपोर्ट करने लगता है कि किसी येड़े ने सिटी में बॉम्ब लगा दिया है, जिससे हजारों जानें जा सकती हैं। और खास बात, ये बॉम्बर हमारी एजेंसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वैसे इस बॉम्बर ने हमारी एजेंसी को चैलेंज दिया है कि आज सनसेट से पहले हमें बॉम्ब को ढूंढकर उसे डिसआर्म करना होगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो सिटी के हजारों लोग मारे जाएंगे और साथ ही हमारी एजेंसी की बहुत बदनामी होगी, जिससे सभी लोगों का हमारी एजेंसी से भरोसा उठ जाएगा। तो प्रेसिडेंट सभी को ऑर्डर्स देने लगता है कि बॉम्ब की लोकेशन पता लगाओ, और साथ ही अजूरे मैसेंजर की आइडेंटिटी को भी हमें अपनी एजेंसी की इमेज के लिए फाइट करनी ही होगी। इसके बाद दोपो अपने फ्रेंड रोकुजो को कॉल लगाता है ताकि रोकुजो बॉम्ब को ट्रैक कर सके। वहीं दूसरी तरफ दाजाई सास्की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तो दोपो और आतोशी यहाँ आ जाते हैं। तो दाजाई को ऐसा देख दोपो पूरी तरह से भड़क जाता है कि सिटी में बॉम्ब फटने वाला है और तुम हो कि अपनी डेट को एंजॉय कर रहे हो, चलो काम पे लगो। तो दाजाई दोपो से बोलता है कि परेशान मत हो, मुझे सिचुएशन के बारे में पहले से पता है। और फिर दाजाई सास्की से उसका ओपिनियन पूछने लगता है। तो सास्की बताती है कि होना हो अजूरे मैसेंजर अजूरे किंग का कोई करीबी है, या वो खुद ही अजूरे किंग है, और यही कंक्लूजन दाजाई ने भी निकाला है। इसके बाद इन्हें एजेंसी से कॉल आता है कि रामपोसा अपने केस को डील करके लौट आए हैं और उसने पता लगा लिया है कि बॉम्ब एक फिशिंग स्टोर के पार्किंग लॉट में खड़ी हुई वैन में है। तो ये सभी लोग उस तरफ जाने लगते हैं। वैसे अब दोपो को भी रियलाइज हो चुका था कि बॉम्बर ने वैन को वहां पर खड़ा क्यों किया होगा। असल में ये फिशिंग स्टोर एक पोर्ट के पास है, जहां आसपास में काफी सारी ऑयल फैक्ट्रीज हैं। तो अगर यहाँ पर बॉम्ब फटा तो आसपास की ऑयल फैक्ट्रीज भी साथ में फट जाएंगी, यानी ये एक चेन एक्सप्लोजन होगा, जिससे न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। और फिर रास्ते में अचानक से इन सभी को कॉल्स आने लगते हैं। जैसे दोपो को रोकुजो से पता चलता है कि बॉम्ब का कंट्रोल सेटअप एक फॉर्मर डिफेंस फैसिलिटी में है। वहीं दाजाई को प्रेसिडेंट से पता चलता है कि वो कैब ड्राइवर प्रिजन में ही मारा गया, और तो और उसकी डेथ काफी ज्यादा अजीब थी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि आखिर ये बंदा मरा कैसे। वैसे ड्राइवर के हाथ पर 00 का काउंटडाउन शो हो रहा था, यानी इस कैब ड्राइवर को किसी सुपर ह्यूमन ने मारा है। वहीं आतोशी को रामपोसान से सिमिलर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद मिलिट्री पुलिस को फिशिंग स्टोर के पास वैन में बॉम्ब मिल जाता है, मगर उनके पास बॉम्ब को डिसआर्म करने के लिए इतना टाइम नहीं है। तो मिलिट्री जल्दी से लोगों को इवैक्यूएट कराने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोपो एंड टीम उस डिफेंस फैसिलिटी पहुंच जाते हैं जहां पर बॉम्ब का कंट्रोलर होना चाहिए था, मगर तभी अचानक से उन पर कुछ गुंडे गोलीबारी कर देते हैं। तो दोपो इन गुंडों की अच्छे से मार लगा देता है, और फिर वो दाजाई से कहता है कि तुम बॉम्ब को डिसआर्म करो, यहाँ की सिचुएशन मैं हैंडल कर लूंगा। मगर दाजाई के जाते ही यहाँ पर एक आदमी आ जाता है, जो कि असल में एक सुपर ह्यूमन था, जो दोपो पे अपनी एबिलिटीज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे दोपो के हाथ पर कुछ नंबर्स शो होने लगते हैं। तो ये आदमी दोपो को बताता है कि जिन लोगों के हाथ पर मेरे नंबर्स शो हो रहे होते हैं उन्हें मैं रिमोटली कंट्रोल कर सकता हूँ, और जैसे ही नंबर का काउंटडाउन 0 पे पहुंचेगा तब तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। तो ये सुनकर दोपो समझ जाता है कि कैब ड्राइवर को मारने वाला आदमी और कोई नहीं, यही आदमी है। इसके बाद ये आदमी दोपो की अच्छे से बैंड बजाने लगता है। वहीं दाजाई और आतोशी बॉम्ब के कंट्रोल तक पहुंच जाते, मगर तभी यहाँ पर एक तगड़ा सा सांड आ जाता है, जो बेचारे दाजाई की बेतुन की मार लगाता है। दाजाई सभी की सुपर पावर्स को नलीफाई कर सकता है, मगर उसकी एक स्पेशल वीकनेस है जो कि फिजिकल अटैक्स हैं, यानी यह पट्टा दाजाई को अपनी मनमर्जी से कूट सकता है। वैसे आतोशी को एहसास होता है कि वो लोग बॉम्ब को डिसआर्म नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल सेटअप में किल स्विच मिसिंग है, जो कि एक की होनी चाहिए थी। वही वो मिस्टीरियस आदमी दोपो को कूटते हुए बताता है इस बॉम्ब को फटने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बॉम्ब को मेरे पास मौजूद की से ही डिसआर्म किया जा सकता है। और ऐसा कहकर ये आदमी की को तोड़ देता है,
यानी अब बॉम्ब को डिसआर्म करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो दोपो अपनी एबिलिटीज को यूज करके दाजाई से अपनी प्लेसेस स्विच कर लेता है। तो दोपो उस पट्टा को बड़ी आसानी से ढूंढ डालता है क्योंकि दोपो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही हाल दाजाई का था क्योंकि वो उस आदमी की एबिलिटीज को नलीफाई करके उसे कूद डालता है। तो आतोशी ये देखकर काफी हैरान है कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद आतोशी दोपो को बताता है कि बिना चाबी के हम बॉम्ब को डिसआर्म नहीं कर सकते। तो दोपो उसे शांत कराते हुए बोलता है कि ठंड रखो बच्चे, अभी सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब नहीं हुई है। और फिर वो आतोशी को अपनी एबिलिटीज शो करने लगता है कि असल में मेरी एबिलिटीज क्रिएशन टाइप एबिलिटी है जिसके थ्रू मैं हर उस चीज को क्रिएट कर सकता हूँ जिसे मैंने पहले कभी देखा हो। और फिर दोपो अपनी एबिलिटी का यूज करके की को रिक्रिएट कर देता है जिससे वो बड़ी आसानी से बॉम्ब को डिसआर्म कर देता है, यानी कि अब बॉम्ब का थ्रेट खत्म हुआ। इसके बाद दाजाई दोपो को उस अबेंडन्ड हॉस्पिटल बुलाता है जहां पर इस सब की शुरुआत हुई थी। तो दाजाई दोपो को बताता है कि इन बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड यहाँ पर आने वाला है, मगर अनएक्सपेक्टेडली रोकुजो यहाँ पर आ जाता है। वेल असल में उसने दाजाई के अकाउंट को हैक कर रखा था, यानी वो दाजाई की एक्टिविटीज पर नजर रख सकता है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर सास्की भी आ जाती है जो सीधा इन लोगों पर गोली चला देती है जिससे बेचारा रोकुजो काफी इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि असल में सास्की ही अजूरे मैसेंजर है जो कि सभी बॉम्बिंग्स को करवा रही है। इसके बाद सास्की इन्हें बताती है कि अजूरे किंग मेरा आइडल था जो कि इस दुनिया से क्राइम को खत्म करना चाहता था, मगर तुम्हारी वजह से अजूरे किंग मारा गया। तो दाजाई सास्की से कहता है तुम्हारे काम करने का तरीका गलत है। और जब दाजाई सास्की को शूट करने के लिए हेजिटेट कर रहा था तभी रोकुजो सास्की को गोली मार देता है जिससे सास्की का निपटारा हो जाता है, मगर इस समय रोकुजो भी मारा जाता है। वेल असल में रोकुजो का फादर अजूरे किंग की वजह से मारा गया था जिस वजह से रोकुजो अजूरे मैसेंजर से बदला लेना चाहता था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।